नमस्कार साथियों, एमबी हिंडशिप के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। यह क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन का रहा है एमबी हिंडशिप व्हेन फ्लोटिंग इन कंडीशन नंबर 2 ट्रांसफर द वाटर ब्लास्ट इन द फोरपिक टैंक टू द आफ्टपिक टैंक। अब क्वेश्चन आगे कहता है फाइंड द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ द शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको बताना है शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता है। कौन कौन? एक वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लॉन्गिट्यूडनली वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे पीछे ये शिफ्ट हो सकता है। और तीसरा अथवार्ड शिफ्ट डायरेक्शन, अथवार्ड शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अर्थात वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोर्ट से स्टारबोर्ड और स्टारबोर्ड से पोर्ट शिफ्ट कर सकता है, या ठेठ में बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दाएं बाएं जा सकता है। और लॉन्गिट्यूडनल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉरवर्ड और आफ्ट शिफ्ट हो सकता है। और वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मतलब वेसल का केजी ऊपर नीचे होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 रिफरेंस लाइन से दिया जाता है। एक कील से, और कील से हम लोग वेसल का वर्टिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करते हैं और इसको डिनोट करते हैं केजी से। केजी मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द कील। तो यह वर्टिकल हो गया, अर्थात ऊपर नीचे वाला डिस्टेंस। दूसरा हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर वर्टिकली कील से कितना ऊपर है इसको हम केजी से डिनोट किए, वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम मेजर करते हैं आफ्ट परपेंडिकुलर से कितना फॉरवर्ड में है, और इसको डिनोट करते हैं एजी से या एलसीजी से। कहूं पर एजी मिलेगा, कहूं पर मिलेगा एलसीजी। एलसीजी मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यदि वैल्यू दे दिया 70 मीटर, 30 मीटर, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आफ्ट परपेंडिकुलर से 30 मीटर फॉरवर्ड की ओर है। और एक होता है अथवार्ड शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसको मेजर किया जाता है शिप के सेंट्रल लाइन से। यह सेंट्रल लाइन से पोर्ट की ओर है या स्टारबोर्ड की ओर है। और नॉर्मली जो भी सेलर हैं वह चाहते हैं कि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन पर ही हो, क्योंकि वह ऑल टाइम वेसल को अपराइट रखना चाहते हैं, अर्थात लिस्ट इक्वल टू 0 रखना चाहते हैं। और यदि शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोर्ट की ओर होगा तो वेसल पोर्ट की ओर लिस्ट हो जाएगा, और यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टारबोर्ड की ओर होगा तो वेसल स्टारबोर्ड की ओर लिस्ट हो जाएगा। हम आपको बताए हैं वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मेजर करते हैं। जब सिंगल वेट इन्वॉल्व रहता है तो जी1 का फॉर्मूला लगा देते हैं। जी1 इक्वल टू W इंटू डी बाई बड़ा W। और यह कैसे कैलकुलेट होता है हम हाउ टू कैलकुलेट केजी में अच्छा से बताए हैं। और पिछला जितना भी क्वेश्चन अभी हिंडशिप में कर रहे थे वहां आप केजी ही निकाल रहे थे, अर्थात वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वर्टिकल शिफ्टिंग के कारण वेसल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? वेसल का स्टेबिलिटी चेंज होता है। स्टेबिलिटी मतलब जीएम। जीएम बराबर क्या होता है? केएम माइनस केजी। तो जब केजी चेंज हो जाएगा तो जीएम भी चेंज हो जाएगा, और जीएम चेंज मतलब स्टेबिलिटी चेंज। और अभी जितना भी हम पॉइंट बता रहे हैं यह सब आपको ओरल में जरूरत पड़ेगा। ओरल का प्रिपरेशन अलग से नहीं होता है,
जो आप रिटेन में पढ़ रहे हैं उसी में से ओरल का क्वेश्चन भी बनता है। तो वहां पर ओरल में पूछा जाएगा वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन कौन से रिफरेंस लाइन से मेजर किया जाता है। तो आपको बताना होगा 3 रिफरेंस लाइन, एक कील से जिसको डिनोट करते हैं केजी से, दूसरा आप परपेंडिकुलर से जिसको डिनोट करते हैं एजी से या एलसीजी से, और तीसरा मेजर किया जाता है शिप के सेंट्रल लाइन से। और यह डिस्टेंस हमेशा मैरिनर 0 रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह वेसल को हमेशा अपराइट रखता है। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आप केजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बताइएगा वर्टिकल मोमेंट के थ्रू, अर्थात मोमेंट अबाउट कील, कील से मोमेंट ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल मोमेंट, क्योंकि यह वर्टिकल डिस्टेंस में है। और जब सिंगल वेट इन्वॉल्व रहता है तो हम लोग जी1 फार्मूला से भी निकाल लेते हैं। अब आ जाइए लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां भी 2 तरीका है। एक आप फार्मूला लगा दीजिए जी1 इजकल टू डब्ल्यू इंटू डी बाई बड़ा डब्ल्यू। अब यहां डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड। डी बराबर इन केस ऑफ शिफ्टिंग डिस्टेंस थ्रू शिफ्टेड। अब वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल में अंतर क्या हो जाएगा? जब वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सीओजी करते थे तो वहां पर शिफ्टिंग के केस में डी बराबर होता था वर्टिकल डिस्टेंस से कितना शिफ्ट किया है, और लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट में वेट लॉन्गिट्यूडनली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया है। और लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में, लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन एलसीजी ऑफ शिप एंड एलसीजी ऑफ वेट। जैसे यहां पर लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में डी बराबर क्या लेते थे? जो वेसल का केजी रहता था और जो वेट लोड या डिस्चार्ज होते रहता था उस दोनों के बीच में जो केजी का डिफरेंस रहता था वही हम डी लेते थे। तो यहां भी लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में डी बराबर एलसीजी ऑफ शिप और एलसीजी ऑफ वेट का डिफरेंस। सब चीज सेम है, थोड़ा सा समझने का फेर है। तो एक तो आपको जी1 के फार्मूला से लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा, या फॉरवर्ड की ओर जाएगा कि आफ्ट की ओर जाएगा। और दूसरा मोमेंट, और यहां पर मोमेंट निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। केजी के केस में हम लोग वर्टिकल मोमेंट निकालते थे, यहां पर निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट कैसे मिलेगा? वेट इंटू एलसीजी, अर्थात आपको मोमेंट लेना है आफ्ट परपेंडिकुलर से। जैसे वर्टिकल के केस में आप लोग मोमेंट लेते थे कील से, अर्थात केजी इंटू वेट करते थे, तो यहां पर वेट इंटू एलसीजी करेंगे, तो ये हो जाएगा आफ्ट परपेंडिकुलर से मोमेंट। टोटल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट निकाल लेंगे, उसमें जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको वेसल का फाइनल एलसीजी मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 जो पूछा है यही कॉन्सेप्ट से आपका बनेगा। मतलब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एक ही वेट इन्वॉल्व है, तो आइदर जी1 का फॉर्मूला लगाइए या लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब आपको फाइनल एलसीजी निकालना होगा, और इनिशियल एलसीजी आपको मिल जाएगा कहां से? कंडीशन से। तो मान लेते हैं इनिशियल एलसीजी 70 मीटर था, फाइनल एलसीजी आ गया 70.7 मीटर, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया? 0.7 मीटर। यहां पर आपको फाइनल एलसीजी नहीं पूछा है, पूछा है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कितना डिस्टेंस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुआ, अर्थात दोनों के बीच में डिफरेंस, इनिशियल और फाइनल एलसीजी के बीच में डिफरेंस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और देख लेंगे फॉरवर्ड गया कि आफ्ट। यदि वैल्यू ज्यादा आएगा तो फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट हुआ, वैल्यू कम आएगा तो आफ्ट की ओर शिफ्ट हुआ। तो यहां पर डिफरेंस पूछा है। और यदि जी1 के फॉर्मूला से निकालते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता कितना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है।
और इस केस में यदि आपको फाइनल एलसीजी पूछता तो इनिशियल एलसीजी में जी1 अप्लाई कर देते तो आपको फाइनल एलसीजी मिल जाता। जैसे हम लोग यदि जी1 फार्मूला से निकालते थे और फाइनल केजी चाहिए था तो इनिशियल केजी में जी1 अप्लाई करते थे। सिमिलर टू यहाँ भी। और यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कैंडिडेट को कंफ्यूज कर सकता है। क्या करेगा? क्वेश्चन दिया है फाइंड द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन देना चाहिए था फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनली शिफ्ट करे या अथवा शिप डायरेक्शन में शिफ्ट करे, दोनों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ही ना होगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है, लेकिन इस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं कि फोर्थ पिक टू अप पिक शिफ्ट हो रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर आप समझ गए होंगे शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनली कैसे शिफ्ट करेगा, और यदि शिफ्टिंग करेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अभी हम जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अथवार्ड शिप शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम आपको बताएं अथवार्ड शिप डायरेक्शन में यदि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है तो इसके कारण लिस्ट पैदा होगा। और आपको चाहिए कि ऑल टाइम वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिप के सेंट्रल लाइन पर ही रहे, अर्थात यहां पर सेंट्रल लाइन से इसका दूरी 0 होना चाहिए। और यदि अथवार्ड शिप डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो ही जाता है तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा? अब यहां भी दो तरीका है, जैसे अभी हम इधर बताएं। थोड़ा सा हम इधर क्लियर कर लेते हैं, समझाने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक यदि सिंगल वेट इन्वॉल्व है तो जी1 फॉर्मूला लगा दीजिए, जी1 बराबर W इंटू डी बाई डब्ल्यू। या W बराबर वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड, और D बराबर जैसे इधर यूज करते हैं वैसे ही इधर भी यूज करेंगे। अंतर सिर्फ यही रहेगा कि वर्टिकल के केस में सारा चीज वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल के केस में सारा चीज लॉन्गिट्यूडनल, और अथवार्ड शिप के केस में सारा चीज अथवार्ड शिप। अर्थात यदि शिफ्टिंग का केस होगा तो D बराबर क्या हो जाएगा? अथवार्ड शिप डिस्टेंस थ्रू शिफ्टेड। कोई वेट अथवार्ड शिप डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। और लोडिंग और डिस्चार्जिंग के केस में D बराबर अथवार्ड शिप डिस्टेंस बिटवीन शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेट लोडेड या डिस्चार्ज। यदि कोई वेट लोड हुआ, यह हुआ स्टारबोर्ड साइड में 3 मीटर पर, और इनिशियल में वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लेते हैं यह इस पर था सेंट्रल लाइन पर, तो यहाँ पर D बराबर हो जाएगा 3 मीटर। और शिफ्टिंग के केस में कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किए, और शिफ्टिंग का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अथवार्ड शिप, अर्थात अथवार्ड शिप डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किए। और बड़ा W मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा आप निकाल सकते हैं मूवमेंट के थ्रू, और यहां पर मूवमेंट आपको लेना है सेंट्रल लाइन से। अब आप एक दूसरा में कोरिलेट कीजिएगा तो बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। पहला था वर्टिकल शिफ्ट, वर्टिकल हम लोग मेजर करते हैं कील से, तो मूवमेंट हम लोग लेते थे कील से ही। और लॉन्गिट्यूडनल हम लोग मेजर करते हैं आप परपेंडिकुलर से, तो यहां पर मूवमेंट लेते थे हम आप परपेंडिकुलर से। यहां पर हम लोग सेंट्रल लाइन से मूवमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि अथवार्ड शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन से दिखाया जाता है, अर्थात सेंट्रल लाइन इसका रेफरेंस लाइन होता है, तो हमको सेंट्रल लाइन से मूवमेंट लेना होगा। तो जब बहुत सारा वेट इन्वॉल्व होगा तो सेंट्रल लाइन से कितना डिस्टेंस पर रहेगा उस सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पोर्ट वाला को एक साइड में, स्टारबोर्ड वाला को एक साइड में, सबको जोड़ देंगे। जिधर ज़्यादा रहेगा उधर कम वाला को घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा फाइनल अथवार्ड शिप मोमेंट। और इस फाइनल अथवार्ड शिप मोमेंट में यदि हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको जी1 का वैल्यू मिलेगा, अर्थात अथवार्ड शिप डायरेक्शन में कितना शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हुआ। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा अथवार्ड शिप डायरेक्शन में दोनों ही मेथड से, चाहे तो आप मोमेंट से निकालें या बाई फार्मूला से निकालें,
दोनों मेथड से आपको मिलेगा GG1 ही। लेकिन वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल के केस में यदि आप मोमेंट के थ्रू निकालते हैं तो आपको GG1 नहीं मिलता है। मोमेंट के थ्रू वर्टिकल के केस में फाइनल KG मिलता है और लॉन्गिट्यूडनल के केस में फाइनल LCG मिलता है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इधर कर दीजिएगा कि ओ ये जो डिस्टेंस आ गया ना, ये फाइनल जो है, मान लीजिए कुछ भी आ गया, जैसे हम लोग अथवार्डशिप मोमेंट में डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड देंगे तो कोई वैल्यू आएगा, कुछ भी मान लेते हैं 2, 3, तो ये मत मान लीजिएगा कि ये 2 मीटर हो गया शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रल लाइन से यहाँ पर है, ये नहीं, ये आपका GG1 है। अर्थात इनिशियल शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 मीटर अथवार्डशिप डायरेक्शन में शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खसक गया है और पोर्ट की स्टारबोर्ड या डायरेक्शन से पता चलेगा। और ऐसे हम इसका यूज करते हैं लिस्ट निकालने के लिए। लिस्ट बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, tan थीटा बराबर GG1 डिवाइडेड बाई GM फ्लूइड, और फिर इसी फार्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हम लिखते हैं tan थीटा बराबर GG1 इक्वल टू क्या होता है W इंटू डी बाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट इंटू GM फ्लूइड। तो ऐसे अथवार्डशिप डायरेक्शन में डायरेक्ट लिस्ट का क्वेश्चन आएगा और यह जो दोनों है यह आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है। और वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपको जब GM निकालना रहता है उस समय अभी आएगा, और जब लिस्ट निकालिएगा तो यहाँ भी आपको GM फ्लूइड चाहिए तो यहाँ भी यह कॉन्सेप्ट चल जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको आता है ट्रिम के केस में, और यदि वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनली शिफ्ट करेगा तो यह ट्रिम का यूज करता है, अर्थात ट्रिम को चेंज करेगा। तो आप यहां पर समझ गए होंगे वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडनल और अथवार्डशिप शिफ्ट में क्या क्या डिफरेंस है, किसका क्या यूज है, क्या इफेक्ट होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए यह क्वेश्चन नंबर 31 था और क्वेश्चन कर रहा था आपको बताना है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां पर कह रहा था ट्रांसफर द वाटर ब्लास्ट इन द फोरपिक टैंक टू द आफ्टपिक टैंक। जो फोरपिक टैंक में वाटर ब्लास्ट था उसको आफ्टपिक टैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंडीशन में जाना है और कंडीशन के थ्रू वेसल का इनिशियल LCG निकाल लेना है, और उसके बाद फोरपिक टैंक में कितना वाटर ब्लास्ट था और फोरपिक टैंक और आफ्टपिक टैंक का LCG निकालना है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं इनिशियल LCG ऑफ शिप, और यह कैसे मिलेगा कंडीशन नंबर 2 से। तो आप लोग सभी कोई कंडीशन नंबर 2 पे आ जाइए। ये आपका आ गया कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 से LCG निकाल लीजिए। हम आपको बताए थे LCG कहाँ दिया रहेगा, ये ट्रिम एंड ड्राफ्ट वाला में। यहाँ देख रहे हैं LCG फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर 65.344, तो यहाँ से मिल गया 65.344 मीटर। अब निकाल लीजिए आप क्वांटिटी ऑफ वाटर ब्लास्ट इन फोरपिक टैंक। फोरपिक टैंक में वाटर ब्लास्ट कितना है, यहाँ पर आप फोरपिक टैंक खोजिए, सबसे ऊपर फोरपिक टैंक मिलेगा, इसमें क्वांटिटी है 106, ये देख लीजिए। तो हम इधर आएंगे, लिख देंगे 106 टन। एक मिनट देख लेते हैं, डेसिमल के बाद भी कुछ था, यस। और यहाँ से एक चीज और मिल जाएगा, क्या, LCG ऑफ फोरपिक टैंक कितना है 137.18। तो यहाँ से यह भी लिख देंगे LCG ऑफ फोरपिक टैंक इक्वल टू 137.18 मीटर। यहाँ से ट्रांसफर करके आफ्टपिक में डाला गया है। अब आप देख लीजिए कंडीशन में आफ्टपिक का कुछ वैल्यू दिया होगा तो डायरेक्ट यहीं से ले लेंगे, नहीं तो फिर टेबल में जाना होगा, यहाँ नहीं दिया है कुछ। अब हम चलते हैं
टेबल में जहां टैंक का सारा डिटेल दिया रहता है। अब आप आ जाइए ऑप्टिक टैंक। ये देखिए ऑप्टिक टैंक है और ऑप्टिक टैंक का आपको चाहिए एलसीजी। एलसीजी का कॉलम कौन सा है देख लीजिए आप। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम अप परपेंडिकुलर, सेकेंड लास्ट कॉलम है आपका। तो ये हो गया 3.58 मीटर। तो फिर आप आ जाइए इधर लिख दीजिए एलसीजी ऑफ एपी के टैंक इक्वल टू 3.58। ये हो गया 3.58 मीटर। जो 4 पिक टैंक में वाटर ब्लास्ट था उसको ऑप्टिक टैंक में शिफ्ट कर दिया गया। तो यह लॉन्गिट्यूडनली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया, तो आप इस दोनों एलसीजी के बीच में डिस्टेंस निकाल लीजिए। एक है 137.18 और दूसरा है 3.58। तो जब दोनों को घटाइएगा तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आ जाएगा। इतना ही डिस्टेंस से लॉन्गिट्यूडनली शिफ्ट किया गया। और शिफ्टिंग किधर है, ऑप्ट की ओर। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस थ्रू ब्लास्ट वाज शिफ्टेड। कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, 137.18 माइनस 3.58 मीटर इक्वल टू, इसको आप घटा दीजिए, ये आपका आएगा 133.6 यूनिट मीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप, क्योंकि आपको यहां पर डायरेक्शन भी देना है। और डायरेक्शन से क्या पता चलेगा, शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर शिफ्ट होगा। तो यहां पर देख रहे हैं वेट पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पीछे की ओर शिफ्ट होगा। यदि वेट आगे की ओर शिफ्ट होगा तो वेसल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर शिफ्ट होगा। यदि लोडिंग वेसल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आगे की ओर होता तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की ओर शिफ्ट होता, और यदि लोडिंग पीछे की ओर होता तो शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे जाता। और डिस्चार्जिंग के केस में उल्टा। तो यह कॉन्सेप्ट सिमिलर टू केजी वाला है, खाली यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया है। केजी में वर्टिकल था, यहां पर लॉन्गिट्यूडनल है। अब आपको मालूम चल गया इतना डिस्टेंस से आपकी ओर शिफ्ट किया है। अब इसके बाद आप जैसे हम बताए हैं वैसे आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना तक सॉल्यूशन आपको कोई भी मेथड यूज कीजिए, आपको करना होगा। इसके बाद आपको जो अच्छा लगे वह कीजिएगा। हम दोनों मेथड से आपको बता देते हैं। यह है आपका GG1 फार्मूला वाला मेथड। देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं मेथड फर्स्ट। GG1 बराबर क्या होता है, W इंटू डी बाई डब्ल्यू। यहां पर GG1 का डायरेक्शन देना होगा। आप जान रहे हैं शिफ्टिंग पीछे की ओर है, तो GG1 पीछे की ओर, अर्थात शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर शिफ्ट होगा। और जब आप केजी कैलकुलेट करते थे, अर्थात वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पर डायरेक्शन आप कैसे देते थे, ऊपर या नीचे की ओर। तो यहां पर आप आगे पीछे दे सकते हैं। इसको अभी हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आप सारा वैल्यू रख दीजिए। हेयर W बराबर वेट लोडेड डिस्चार्ज या शिफ्टेड, कितना शिफ्ट हुआ 106.1, यहां वैल्यू रख दीजिए 106.1 इनटू क्या है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग के केस में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस थ्रू शिफ्टेड, तो लॉन्गिट्यूडनली 133.6 मीटर से आपकी ओर शिफ्ट हो गया, तो 133.6 डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्प्लेसमेंट। शिफ्टिंग का केस है, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा वही फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के रख दीजिएगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और यह मिलेगा आपको कंडीशन नंबर 2। फिर कंडीशन में चले आइए, यहां पर आप वेसल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। वेसल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एज पर कंडीशन नंबर 2 7799, तो ये हो गया 7799 टन। तो यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट रख दीजिए, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा। तो जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा
1.8175, इसको डेसिमल के 3 प्लेस तक तो 1.817 का 8 हो जाएगा, 1.818 मीटर। और किधर? टुवार्ड्स अस्टर्न, पीछे की ओर। और यही आपका आंसर हो गया। G1 क्या बताता है? G मतलब इनिशियल शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और G1 मतलब न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो G1 का वैल्यू बताता है इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस, अर्थात कितना डिस्टेंस से शिफ्ट किया। तो यहां पर पता चल गया शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आफ्ट डायरेक्शन में 1.81 मीटर से खसक गया। और यही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहां पर ये आपका आंसर है। और दूसरा मेथड क्या है? बाय मोमेंट। तो वो भी हम आपको बता देते हैं। बुक में आपका एक ही मेथड दिया होगा, ये आपका मेथड नंबर 2। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अब मैक्सिमम वीडियो आपका कुंदन पटना एप्लीकेशन पर आएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह कुंदन पटना ऐप पर ही ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं या फिर कहते हैं ऐसे ऐसे वैसे वैसे, तो जो भी दिक्कत होगा आप अपना समझिएगा। हम 3-4 महीना से बोल रहे हैं और फिर बहुत लोग कमेंट करते हैं। तो जिनको भी पसंद है तो आप अपना कुंदन पटना ऐप पर ज्वाइन कीजिए। अब आप आइए मेथड 2 पर, और यहाँ पर टुवार्ड्स अस्टर्न है, आप अच्छा से लिख लीजिएगा, ना तो कोई सोचेंगे कि काट दिए हैं। ये है टुवार्ड्स अस्टर्न, और यही आपका आंसर था। अब मेथड 2 में क्या बताए थे? आपको लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट से निकालना है। तो यहाँ भी वर्टिकल मोमेंट के तरह ही 4 कॉलम होगा। एक होगा रिमार्क्स का, दूसरा होगा वेट का, तीसरा होगा LCG। वर्टिकल मोमेंट में kg होता था, यहाँ पर kg न रखा के LCG होगा। तो हम समझाने के लिए यहाँ पर kg लिख के कट कर दे रहे हैं। और जब आप मोमेंट अबाउट किल लेते थे तो यहाँ लिखते थे वर्टिकल मोमेंट, तो यहाँ पर वर्टिकल मोमेंट नहीं लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। और यूनिट जो पहले था वही, मोमेंट का यूनिट टन मीटर, चाहे कोई भी हो, LCG का यूनिट मीटर, वेट का टन। अब आप यहाँ पर जैसे आप लोग भरते थे वैसे ही भर दीजिए। यहाँ पर आएगा इनिशियल, और इनिशियल में कंडीशन है तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से डाल दीजिए। आपको यहाँ पर कोई भी गुना भाग नहीं करना है। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कीजिए, सॉरी ये नहीं, ये आपका गलत हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट लीजिए, ये आप LCG लीजिए, और ये लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट लीजिए। इसलिए हड़बड़ के काम गड़बड़, ये लॉन्गिट्यूडनल ले रहे हैं इसलिए ये दोनों लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 7799, और इधर से ये दोनों कॉपी कर दीजिए, क्योंकि ये कॉलम है LCG का और ये है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट का। हम ऊपर से आपको दिखा भी देते हैं, देखिए LCG और लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। तो कॉपी पेस्ट आप कर दीजिए। और जब आपको वर्टिकल मोमेंट लेना रहता था तो आप ये वाला कॉपी पेस्ट करते थे। ये हो गया 65.344 और ये है 509617। उसके बाद आप क्या किए हैं? शिफ्टिंग किए हैं। शिफ्टिंग कितना टन का किए हैं? 106.1 टन बाई कितना डिस्टेंस से? बाई आप निकाले थे ऊपर 133.6, हम नीचे करके आपको दिखा दे रहे हैं 133.6 मीटर, और यह था शिफ्टिंग आफ्ट की ओर। तो अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं शिफ्टिंग हुआ है बाई 133.6 मीटर आफ्ट। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट शिफ्टिंग के केस में कैसे मिलता है? जो डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ वह और जितना वेट वह दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आएगा 14174.96
राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 14175, 14175 टन मीटर। अब यह प्लस होगा कि माइनस? सिमिलर टू वर्टिकल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट। वर्टिकल मोमेंट में आप क्या करते थे? यदि शिफ्टिंग ऊपर की ओर हो रहा है, मतलब यदि जो रिफरेंस लाइन कील है, कील से दूर जा रहा है, तो यह प्लस करते थे, और यदि शिफ्टिंग डाउनवर्ड हो रहा है अर्थात कील के नज़दीक आ रहा है तो माइनस करते थे। तो सेम टू सेम यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर रिफरेंस लाइन रहता है आफ्ट परपेंडिकुलर और शिफ्टिंग हो रहा है पीछे की ओर, मतलब यह रिफरेंस लाइन की ओर ही आ रहा है। तो जब रिफरेंस लाइन की ओर आता है तो माइनस करते हैं, और यदि रिफरेंस लाइन से दूर जाता मतलब शिफ्टिंग फॉरवर्ड की ओर होता तो हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, यदि शिफ्टिंग आफ्ट है तो आपको माइनस करना होगा, और यदि शिफ्टिंग फॉरवर्ड है तो आपको प्लस करना होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि सारा चीज एक दूसरा से एकदम कोरिलेटेड है। एक चीज ध्यान रखिए, दूसरा आसानी से बनेगा। अब आप यहां पर फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 7799, क्योंकि शिफ्टिंग का केस है नो चेंज, इधर आप माइनस कर लीजिए। तो फाइनल वर्टिकल मोमेंट आपका आ जाएगा 495442। अब यहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फाइनल वर्टिकल मोमेंट मिल गया। तो फाइनल एलसीजी कैसे मिलेगा? जैसे आप फाइनल केजी निकालते थे, फाइनल केजी में आप क्या करते थे? फाइनल वर्टिकल मोमेंट, सॉरी यहां पर लिखा गया फाइनल वर्टिकल मोमेंट। देखिए अभी बार बार वर्टिकल मोमेंट वाला सिचुएशन आ जा रहा है, ये हो जाएगा फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। जब आप फाइनल केजी निकालते थे तो आप फाइनल वर्टिकल मोमेंट में फाइनल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते थे। यहाँ है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट, तो आपको मिलेगा फाइनल एलसीजी, और यह मिलेगा फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट में फाइनल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करके। तो डिवाइड कर दीजिए, 495442 डिवाइडेड बाई 7799। जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 63.526। यस, राउंड ऑफ करके भी इतना ही आएगा। तो यहाँ से आपको फाइनल एलसीजी मिल गया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे फाइनल एलसीजी कैसे मिलेगा आपको। फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट में फाइनल डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कीजिएगा तो फाइनल एलसीजी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको फाइनल एलसीजी का वैल्यू मिल गया। वेसल का इनिशियल एलसीजी मालूम है, आप कंडीशन से निकाले थे इनिशियल एलसीजी, उसको हम ले रहे हैं। कितना है इनिशियल एलसीजी? 65.344। इनिशियल एलसीजी इजकल टू 65.344। अब यह दोनों में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लॉन्गिट्यूडनली कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ। अब माइनस कर लीजिए। तो जब आप माइनस कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1.818 मीटर, और इसका नाम क्या होगा? आफ्ट या टुवार्ड्स अस्टर्न। यह नाम कैसे दिए हम? इनिशियल एलसीजी था 65 पॉइंट समथिंग, फाइनल हो गया 63 पॉइंट समथिंग, मतलब 65 से यह घट के 63 की ओर गया, अर्थात शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की ओर खसक गया। तो यहाँ से आपको मिल गया लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1.818 मीटर टुवार्ड्स अस्टर्न, और यही आंसर हो गया। और जब आप पहला मेथड से आप बनाए थे तो आंसर आपको इतना ही आया था, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देख लीजिए, दोनों मेथड से आपका आंसर 1.818 ही है। तो जैसे मर्जी जैसे आप बनाइए आपको आंसर इतना ही होगा। और जैसे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, वैसे ही आपको वर्टिकल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पूछ सकता है। तो वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको इनिशियल केजी मालूम रहेगा, फाइनल केजी आप निकाल लीजिएगा,
दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वही हो जाएगा वर्टिकल शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डायरेक्शन दे दीजिएगा ऊपर गया कि नीचे। और यदि आप फार्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट वर्टिकल शिफ्ट ऑफ शिप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात GG1 का वैल्यू ही आता है। तो अब आप दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वह भी समझ गए होंगे और यह कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। तो जिनको भी वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है वह दूसरों मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।